हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 11 रहेगा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एरिया वेक्टर क्या है, सॉलिड एंगल क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को कैसे कंसिस्टेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ विथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, फिर गॉस थ्योरम। आज हमारा इतना टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड उसके बाद वाला वीडियो में एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आराम से नोट बना के देखिए। अगर आपको स्लो लगेगा आप 2x स्पीड में देखिए, 1.5x में देखिए, जो भी कीजिए, पर पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, नोट बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक एरिया वेक्टर से। पहले हम एरिया वेक्टर पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि एरिया कैसे वेक्टर हो सकता है। एरिया कैसे वेक्टर हो सकता है एंड अगर वेक्टर है उसका डायरेक्शन होगा क्या। बात समझ लो ना। अगर एक चीज वेक्टर है वो तो ऐसे ही वेक्टर नहीं हुआ ना। वेक्टर कौन है भाई? जिसका मैग्नीट्यूड है, जिसका डायरेक्शन है। ए क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड, जिसका कुछ वैल्यू होगा, एंड एज वेल एज कुछ एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगा, वो वेक्टर होता है। बट हम लोगों ने पढ़ा एरिया बेसिकली क्या होता है कि सर स्केलर होता है। बट अभी हम बोल रहे हैं कि एरिया वेक्टर है ना। समटाइम्स जो फिजिक्स का लॉ है ना, एरिया को वेक्टर के हिसाब से लेके ही पढ़ सकते हैं। कन्वीनियंटली हम क्या करते हैं, एरिया को समटाइम्स वेक्टर के हिसाब से ट्रीट करके पढ़ाई करते हैं। तो अगर वेक्टर है, बात समझिए, अगर वेक्टर है देन हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन किधर होगा ना। एरिया वेक्टर क्या है? एक प्लेन सरफेस, द सरफेस एरिया ऑफ ए बॉडी, ए प्लेन सरफेस ऑफ ए बॉडी, बस द सरफेस एरिया ऑफ ए बॉडी समटाइम्स बिहेव्स लाइक ए वेक्टर, दैट इज नोन एज एरिया वेक्टर। हमेशा याद रखिए, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ एनी सरफेस, the direction of area vector for any surface must be perpendicular to that surface। बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। एरिया वेक्टर क्या है? The surface area of a plane, the surface area of a body sometimes considered as a vector quantity which have magnitude equal to the magnitude of the surface area of the body with a specific direction which is always perpendicular to the surface of the body। समझ रहे हैं, है कि ना। तो अगर आप बात करेंगे, मैं एक सरफेस एरिया लिया ए, कोई एस भी ले सकते हो, तो मैं क्या बोलूंगा, एक वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। सो दिस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेट मेरे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है। ये बॉडी का या तो लेट में सर्कुलर प्लेट ले लूंगा एक, ठीक है, या तो मैं रेक्टेंगुलर प्लेट ले लूंगा एक, ठीक है, या तो मैं एक स्पीयर ले लूंगा, स्पीयर, ठीक है, स्पीयर ले लूंगा, बस समझिए, ठीक है, या तो मैं सर्कुलर डिस्क ले लूंगा, सर्कुलर डिस्क ले लूंगा, सर्कुलर डिस्क ले लूंगा, एनीथिंग। मुझे एक सरफेस चाहिए, मुझे एक सरफेस चाहिए जो कि मेरा वेक्टर की तरह काम करेगा। वो कुछ भी सरफेस हो सकता है, इरेगुलर शेप हो सकता है, रेगुलर शेप हो सकता है, कैन बी 3D बॉडी, कैन बी 2D बॉडी, कैन बी 1 डायमेंशनल बॉडी, एक रॉड ले लूंगा मैं, ठीक है, एनीथिंग। उसका सरफेस एरिया हमेशा एक वेक्टर की तरह काम नहीं करेगा, बट समटाइम्स वेक्टर की तरह काम करेगा। एंड अगर वेक्टर की तरह काम कर रहा है देन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर to the respective area। मेरा बात समझ लो। The direction of area vector must be perpendicular to the respective area। इसी सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा? इसी सरफेस को परपेंडिकुलर, बात समझ लो ना। इसी सरफेस का एरिया परपेंडिकुलर, इसी सरफेस का एरिया परपेंडिकुलर, इसी सरफेस का एरिया परपेंडिकुलर। अब जिसका भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लाएंगे, हमेशा द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। बट मे बी
मे बी इनटू द सरफेस हो सकता है और आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस हो सकता है ना, नहीं समझ। लेट दिस इज ए सरफेस एरिया, दिस इज ए सरफेस एरिया। अब मैं इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे करूंगा? इधर मैं ऐसे अंदर की तरफ परपेंडिकुलर ले सकता हूं, बाहर की तरफ ले सकता हूं, बट हमेशा जो फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, हम हमेशा क्लोज सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। बात समझिए, क्लोज सरफेस। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लोज्ड सरफेस एरिया। दो टाइप का होगा, एक होगा ओपन सरफेस एरिया, ओपन सरफेस एरिया, और एक होगा क्लोज्ड सरफेस एरिया। हम जो पढ़ने वाले हैं आगे पूरा का पूरा सभी हम डील करेंगे क्लोज सरफेस के बारे में। तो फॉर ए क्लोज सरफेस, बात समझिए, मैं क्या बोला? द एरिया वेक्टर ऑफ ए सरफेस हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द सरफेस एरिया, but is directed along a direction perpendicular to the surface, but may be outward, away from the surface or into the surface. ये हम डिसाइड करेंगे। कैसे? by डिसाइडिंग कि वो सरफेस क्लोज सरफेस है ना ओपन सरफेस है। अगर क्लोज सरफेस होगा then the direction of area vector for a closed surface, the direction of area vector for a closed surface area always perpendicular to the surface and away from the surface, away from the surface area। इसको समझेंगे, ठीक है? इसको समझेंगे, मतलब हमेशा याद रखो, ठीक है? हमेशा याद रखो। मैं आपको थोड़ा सा इलस्ट्रेशन करके दिखाता हूं। देखो, ये जो सरफेस है, ये जो प्लेनर रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, पेपर है, इसका कितना सरफेस है? दो, एक ये वाला, एक ये वाला। बात समझ रहे ना? हमेशा याद रखिए, ये सरफेस का मैं एरिया डायरेक्शन निकालूंगा तो हमेशा ये सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। जब मैं ये सरफेस का निकालूंगा, ये सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। एंड हमेशा आउटवर्ड सरफेस को परपेंडिकुलर एंड सरफेस से बाहर, दिस एरो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ना, नहीं समझ? हमेशा ये सरफेस का डायरेक्शन ये सरफेस को परपेंडिकुलर होकर आएगा, आउटवर्ड एवे। वैसे ये सरफेस का डायरेक्शन एवे, आउटवर्ड एवे। बात समझ रहे हो? जितना सरफेस होगा, लेट अभी मैं बात करूंगा एक सिलिंड्रिकल सरफेस का, लेट मैं सिलिंड्रिकल सरफेस का बात करूंगा। बात समझिए, यहां पे एरिया कितना है? 3 एरिया है। ये एक एरिया A1, ये एक एरिया A2 और एक साइड सरफेस एरिया A3। बात समझ रहे हैं ना? अब बताइए, जैसे कि एग्जाम्पल ये मार्कर हो गया, ये एक सरफेस हो गया जो कि A1, ये सरफेस हो गया A2, ये सरफेस हो गया जो साइड सरफेस है, ये वाला सरफेस A3। मैं इसका डायरेक्शन लाऊंगा, इसको परपेंडिकुलर आउटवर्ड। मैं इसका डायरेक्शन लाऊंगा, इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इधर। इसका क्या होगा? मैं यहां पे लाऊंगा, आउटवर्ड इधर। मैं यहां पे लाऊंगा, आउटवर्ड उधर। मैं नीचे लाऊंगा, आउटवर्ड इधर। अरे जो पॉइंट पे, बात समझ, जो पॉइंट पे आपको डायरेक्शन निकालना है, उसी पॉइंट को परपेंडिकुलर, बॉडी को परपेंडिकुलर एंड बॉडी से अवे, दूर। हम हमेशा इसी सरफेस के साथ डील करेंगे। तो आपके सामने अगर एरिया वेक्टर का बात आएगा, आप हमेशा इसी को याद रखिए। बात समझ रहे हैं? और कुछ याद नहीं रखना, इसी को याद रखिए। आप ओपन सरफेस के बारे में पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको बताऊंगा भी। यहां पे इनवर्ड हो सकता है, आउटवर्ड हो सकता है, वो छोड़ दीजिए आप। ठीक समझ रहे ना? ये क्लोज सरफेस के बारे में आप याद रखिए। तो आप जो अभी डील करने वाले हैं, सारे सरफेस, जितना भी सरफेस आएगा, सारा क्लोज सरफेस के बारे में आप डील करेंगे। तो आपको कोई पूछेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, तो आप क्या बोलेंगे? द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस एरिया जो एरिया वेक्टर कहला रहा है। समझ रहे हो ना? एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया एंड अवे फ्रॉम द सरफेस एरिया, आउटवर्ड, सरफेस से आउटवर्ड। बात समझ रहे हो? ये सिलिंड्रिकल सरफेस का बात कीजिए तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? A2 का A2 कैप। A1 का क्या होगा? कुछ इधर A1 कैप। A3 का कुछ इधर, हाँ, किनारे
तो समझ रहे हो, यहां पे क्या होगा, डायरेक्शन इसको परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर, इस तरह उल्टा वाला सरफेस का उसको परपेंडिकुलर होगा, यहां पे इसको परपेंडिकुलर होगा, है ना। यहां पे आप निकालेंगे इसको परपेंडिकुलर होगा, यहां पे आप निकालेंगे इसको परपेंडिकुलर होगा, यहां पे आप निकालेंगे इसको परपेंडिकुलर होगा। जहां पे आप एरिया वेक्टर निकालेंगे उसी पॉइंट को परपेंडिकुलर होगा। बात समझ रहे? दैट इज द केस कि सर तो अभी बताइए, हमेशा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आप क्या लेंगे ना, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द सरफेस, हाँ कि ना। तो हमेशा याद रख लेंगे, ये थोड़ा नोट करके लिख लेंगे। तो अभी थोड़ा सा देखिए और थोड़ा नोट लिखेंगे। देखो मैंने आपको बोला कि एक सरफेस एरिया है, बात समझिएगा, जो कि XY प्लेन में है। कौन सा प्लेन में है? XY प्लेन में। अब अगर XY प्लेन में है, उसका डायरेक्शन किधर होगा, उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। ऐसा एक एरिया मेरे पास है जो कि XY प्लेन में है। अब उसका मुझे बोल रहा है कि उसका डायरेक्शन किधर होगा। बात समझ रहे ना, उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो आप क्या बोलेंगे, समझ रहे ना, मेरा बात समझिए। मैं बोला कि देयर इज अ सरफेस एरिया, यू कैन राइट द क्वेश्चन के हिसाब से भी लिख सकते हो। मेरे पास एक सरफेस एरिया है जो कि XY प्लेन में है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, XY प्लेन को परपेंडिकुलर। XY प्लेन को परपेंडिकुलर कौन है ना, Z एक्सिस। तो एरिया वेक्टर जो XY प्लेन में है उसका डायरेक्शन किधर होगा ना, Z एक्सिस की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, नोट करके लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर which is in XY plane, XY plane must be along positive Z axis, that is plus K। हाँ ना, जो XY प्लेन में है, अरे भाई मैं आपको बोल रहा हूं ना, मैं आपको क्या बोला, हमेशा आउटवर्ड एवे। सुनो, दिस इज X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस। ये Z पॉजिटिव है, ऐसे जाएंगे नेगेटिव Z। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन में क्या बोलोगे, ये X है ये Y है, तो दिस पेपर इज इन XY प्लेन, है कि ना। अब ये जो लाइन है Z एक्सिस से, XY को कौन परपेंडिकुलर है, Z है, और कुछ है कि Z है। Z आउटवर्ड मतलब यहां से बाहर जाएगा, यहां से बाहर कौन है, पॉजिटिव, ना नहीं समझे, प्लस के। ऐसे आप ले लेंगे नेगेटिव, बट इनटू द प्लेन नहीं है, आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन है। बात समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं। हमेशा जो भी एरिया होगा, अगर एक एरिया XY प्लेन में है उसका डायरेक्शन प्लस Z एक्सिस देगा, पॉजिटिव Z एक्सिस देगा। अगर YZ प्लेन में होगा पॉजिटिव X एक्सिस देगा, XZ प्लेन में होगा पॉजिटिव Y एक्सिस देगा। बात समझ रहे हो ना, ये याद रखेंगे पहले, ये पूरा याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनाएंगे हम आगे जाके। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर व्हिच इज इन YZ प्लेन क्या होगा, मस्ट बी अलोंग पॉजिटिव YZ में है X एक्सिस, दैट इज प्लस I। हाँ कि ना। वैसे ही द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर which is in XY, YZ, XZ प्लेन क्या होगा ना, मस्ट बी इन along पॉजिटिव Y एक्सिस, हाँ कि ना, दैट इज प्लस J। हाँ ना, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द, हाउ रिप्रेजेंट, क्वेश्चन लिख लेंगे, रिप्रेजेंट, क्वेश्चन दिया है, रिप्रेजेंट इन वेक्टर फॉर्म, represent 20 meter square area lying in YZ plane in vector form, vector form। कौन सा प्लेन में है, ये कौन सा प्लेन में है, YZ प्लेन, हाँ कि ना, एरोप्लेन नहीं, YZ प्लेन। कौन सा प्लेन में है, YZ प्लेन, समझ रहे हो ना। अब YZ प्लेन में अगर 20 मीटर स्क्वायर एरिया है, YZ प्लेन
और जो 20 मीटर स्क्वायर क्या है, मैग्नीट्यूड है। एक एरिया का क्या होता है ना, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है सर ना। मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है रे भाई ना, 20 मीटर स्क्वायर। तो डायरेक्शन क्या होगा रे भाई ना, कौन सा प्लेन में है, YZ प्लेन में। YZ प्लेन में होगा तो कौन सा एक्सिस देगा डायरेक्शन, उसको परपेंडिकुलर जो है। YZ प्लेन को परपेंडिकुलर कौन है ना सर, X एक्सिस है ना। X एक्सिस का पॉजिटिव वाला देगा ना नेगेटिव वाला, सर पॉजिटिव वाला। क्यों सर, क्योंकि हमेशा जो डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का पॉजिटिव वाला आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड में कौन रहता है, पॉजिटिव एक्सिस। इनवर्ड में कौन रहता है, नेगेटिव एक्सिस। समझ रहे ना, तो बात समझिए। तो कौन देगा, ए कैप कौन है ना, प्लस आई कैप। अभी दोनों को जोड़ के लिख लीजिए। तो ए क्या हो जाएगा वेक्टर 20 मीटर स्क्वायर प्लस आई कैप। हाँ कि ना रे भाई, खत्म आंसर है मेरा, है ना। अब if this area, if some area is in xz plane, then the direction will become along positive y axis। अगर कोई पॉजिटिव z एक्सिस में एरिया, देखो बात समझो, तुम्हें दे दिया होगा कि एक एरिया है जिसका डायरेक्शन है प्लस के कैप, मतलब आपको समझना है वो xy प्लेन में है कि ना। समझ रहे हो ना बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे हम जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स करेंगे ना, ये सभी चीजें आएगा, यूज होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया मेरा एरिया वेक्टर। तो आपको समझ आ गया एरिया वेक्टर एक सिलेंडर होगा, कितना डायरेक्शन होगा ना, देखो अलग अलग। ये एरिया अगर A2 होगा, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, समझ रहे हो। इसका डायरेक्शन क्या होगा, A3 कैप, समझ, ये सरफेस एरिया। इसका डायरेक्शन हो जाएगा A1 कैप, तो ये A1 है, ठीक है, ये A3 है, ये A2 है। अगर मेरे पास एक, जैसे मैं पेपर बताया, यहां पे कितना एरिया है, 2, एक ये और एक ये, इधर लिखा हुआ है, ये एक सरफेस है, ये प्लेन वाला, ये एक सरफेस है। अब इसका जो डायरेक्शन होगा हमेशा इसको परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इसका डायरेक्शन इसको परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये सरफेस नहीं है, ये थिकनेस है बहुत ही छोटा, इस एरिया का काउंट नहीं करेगा, समझ रहे ना। तो ये सभी चीजें हमें याद रखना है। एक स्फीयर होगा, एक स्फीयर होगा। स्फीयर को आप कैसे लेंगे ना, स्फीयर का एक पॉइंट पे लीजिए, यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये मेरा एरिया वेक्टर होगा। समझ रहे भाई, हाँ ना। तो नेक्स्ट देखेंगे सॉलिड एंगल। ये हो गया एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर अच्छे से समझना, अच्छे से समझ रहे, ये पूरा लिख के रखेंगे, ये सब यूज होगा। देन लिखिए सॉलिड एंगल। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है सॉलिड एंगल। आप पढ़े होंगे नॉर्मल एंगल के बारे में, है कि ना, रेडियन करके, है कि ना। ये हमारा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल होता क्या है, जो प्लेन में एंगल होता है। एक सर्कल में कितना एंगल बनता है रे भाई, एक सर्कल, कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल बनाते हो आप, कंप्लीट सर्कल में, बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं सर, 2 पाई बनाते हैं ना। नहीं, कंप्लीट सर्कल में आप कितना बनाते हैं, 2 पाई एंगल बनाते हैं। बट जब स्फीयर का बात आएगा 2 पाई एंगल होगा नहीं होगा। 3D में जो एंगल का, एंगल 2D में होता है। नॉर्मल जो आप एंगल पढ़ते हो ना, 2D में पढ़ते हो आप। नॉर्मल जब आप एंगल का बात करते हो आप 2D में पढ़ते हो, रेडियन करके 180 डिग्री 360 डिग्री। बट जब हम सॉलिड एंगल पढ़ेंगे, हम 3D का एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। सॉलिड एंगल बात समझिए, सॉलिड एंगल सिमिलर, सॉलिड एंगल का जो काम है 3 डायमेंशन में, एंगल का वही काम है 2 डायमेंशन में, बात समझिए। तो ये सॉलिड एंगल है क्या, बात समझिए, ये सॉलिड एंगल है क्या। लेट, अभी मेरे पास एक स्फीयर है, सोचिए स्फीयर है, 3 डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है, 3 डायमेंशनल बॉडी, 3 डायमेंशनल बॉडी, बात समझिएगा, 3 डायमेंशनल बॉडी, ठीक है, 3 डायमेंशनल बॉडी। ये 3 डायमेंशनल बॉडी, जैसे कि एग्जाम्पल में मेरे पास क्या है, बॉल तो है नहीं, छोड़ो, मैं यहां पे ही विजुअलाइज करवाता हूं आपको। सोचो ऐसे 3 डायमेंशनल बॉडी होगा पूरा, ठीक है, 3 डायमेंशनल ऐसे बॉडी होगा, ठीक है। सोचो सेंटर से ये पूरा 3 डायमेंशन है, यू कैन इमेजिन दैट, ठीक है, पूरा ये स्फीयर की तरह सोचो, ये सेंटर है। मैं ये एक एरिया लिया, यहां से ये पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, बात समझे। अब वो जो एंगल होगा 3 डायमेंशन में, ये जो एंगल फॉर्म होगा यहां पे, दैट इज सॉलिड एंगल। मतलब सोचिए, मैं यहां से यहां तक लिया, यहां पे एक फील्ड ऑफ व्यू आएगा,
ये जो एंगल आता है ना ओमेगा, सॉलिड एंगल का सिंबल क्या लेते हैं, ओमेगा, ठीक है, सॉलिड एंगल। एक स्फीयर में एक बॉडी को, 3 डायमेंशनल बॉडी को, बात समझो, 3 डायमेंशनल बॉडी ऐसा है, आप उसको देखेंगे, देखने के लिए कितना एंगल बनाते हैं आप, कितना फील्ड ऑफ व्यू है उसका, कितना एरिया आपको नजर आ रहा है, कितना एरिया नजर आ रहा है, बात समझ रहे, कितना एरिया नजर आता है बाई रेडियस, बाई डिस्टेंस का स्क्वायर कर दीजिए, कितना एरिया बाई डिस्टेंस का स्क्वायर कर दीजिए, सॉलिड एंगल आ जाएगा, ठीक है। उतना डिटेल में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसका पूर्ण प्रूफ भी है बट इतना मैं नहीं पढ़ाऊंगा, स्टिल मैं ट्राई करूंगा, ठीक है, कि जितना आपको समझ में आए उतना बोलने की कोशिश करूंगा। बात समझिए, ठीक है। मेरे पास एक्चुअली बॉल है नहीं तो मैं आपको बता नहीं पा रहा हूं, ठीक है, नहीं तो अगर मैं एक स्पेरिकल बॉल होता तो आई कैन मेक यू इजीली अंडरस्टैंड। स्टिल देखता हूं मैं बोला यहां पे एक 3D बॉडी है, 3D यू कैन इमेजिन दिस, 3D का एक छोटा सा पार्ट है, 3D बॉडी का एक छोटा सा पार्ट, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो सेंटर से, ये जो एंगल आता है उसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। वैसे देखो, फिर आप पूरा अगर इसको कवर कर देंगे, पूरा स्फीयर को बना लेंगे, ये सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, 4 पाई। कितना एंगल होता है पूरा स्फीयर का, जो कितना एंगल होता है 4 पाई, स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसके वजह से आता है। तो जो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है, नॉर्मल एंगल का क्या फॉर्मूला है बताइए, एंगल का क्या फॉर्मूला है ना, आर्क लेंथ बाई रेडियस, याद है। सॉलिड एंगल का क्या फॉर्मूला है, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। कौन सा रेडियस, ये वाला डिस्टेंस, बात समझ लो, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, बात समझ लो रे भाई, ये वाला एरिया। अब बताओ, जब आप पूरा स्फीयर का बात करेंगे, ये एरिया, 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 ऐसे सारा एरिया ले लेंगे आप, सारा एरिया, तो कितना एंगल आएगा 4 पाई, बात समझ रहे हैं, कितना एंगल आएगा 4 पाई, बात समझ रहे। तो एरिया कितना आएगा, ये सॉलिड एंगल पूरा पूरा कंप्लीट स्फीयर के लिए, फॉर ए कंप्लीट स्फीयर, पूरा पूरा कंप्लीट स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल कितना होता है 4 पाई। यू कैन राइट फॉर एनी क्लोज्ड surface the total solid angle equal to 4 पाई, बात समझ रहे हैं ना। टोटल कितना एंगल होता है 4 पाई फॉर एनी क्लोज सरफेस के लिए टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई होता है। जब आप स्फीयर का एरिया निकालते हैं, क्या करते हैं, एरिया इक्वल्स टू सॉलिड एंगल इंटू रेडियस का स्क्वायर। सॉलिड एंगल कितना है 4 पाई, कंप्लीट स्फीयर के लिए 4 पाई, तो एरिया क्या हो जाता है 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, वैसे आता है फॉर्मूला, समझ रहे। तो ये जो मेरा सॉलिड एंगल है, इसका और एक फॉर्मूला है। अगर आपका, बात समझिए, ये एरिया वेक्टर ऐसे होगा, रेडियस ऐसे होगा, है कि ना, यहां पे ऐसा दोनों सेम लाइन में है ना, रेडियस वेक्टर एंड एरिया वेक्टर दोनों सेम लाइन पे है ना। बट अगर रेडियस वेक्टर एंड एरिया वेक्टर के बीच एंगल थीटा होगा, इफ द एंगल बिटवीन रेडियस एंड एरिया वेक्टर is theta, then solid angle equal to a cos theta by r square। अगर आप छोटा सा एंगल निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, da cos theta by r square। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, ये 3 ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप थोड़ा लिखेंगे याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर ये ए एंड आर, लेट अभी ये आप बोलो सर ये कब होगा, थोड़ा ऐसे सरफेस ले लो, यहां पे देखो सेंटर लोगे तो ये कुछ ऐसे होगा, बट यहां पे देखो जो थ्रेड है, मतलब थोड़ा बेंड है ना, इरेगुलर शेप है, लेट यहां पे जो एरिया वेक्टर आएगा कुछ ऐसे आएगा।
तो ये रेडियस थीटा हो जाएगा, तो इधर क्या लेंगे a cos थीटा। बात समझ रहे? तो उस हिसाब से ये आता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे, आपको जब भी ऐसे पूछेगा बस आप हमेशा याद रखेंगे कि जो सॉलिड एंगल होता है हमेशा एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर होता है। बात समझना, सॉलिड एंगल हमेशा एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर होता है। इसका एक डेफिनेशन भी यू कैन राइट, ठीक है ना। तो सॉलिड एंगल होता क्या है? सॉलिड एंगल इज द मेजर ऑफ, सॉलिड एंगल इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। बात समझ, सॉलिड एंगल इज द मेजर ऑफ, you can write, is the measure of the amount of field of view of the body। मतलब कितना हमें ये दिख रहा है बॉडी का, ये सॉलिड एंगल के वजह से हमें कितना पार्ट दिख रहा है वो बताता है सॉलिड एंगल। दैट इज द केस, ठीक है। तो आप ये तो फॉर्मूला याद रखिए पहले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है, लिख लिए, क्लियर करें। देखो नेक्स्ट देखो, लिखेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ विथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कंसिस्टेंसी ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ विथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा देखेंगे अच्छे से। अब यहां पे ये क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़े कूलॉम्स लॉ के वजह से, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्स लॉ को फॉलो करता है? का मतलब क्या है? क्या डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है? एग्जैक्टली हम बोलते हैं ना कि अगर यहां पे एक चार्ज होगा, हम ऐसे फॉर्मूला लाए थे E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। हम इसको ही प्रूफ करेंगे अभी, बट फील्ड लाइन लेके क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंसीडर करके वी विल प्रूव दिस, ठीक है। तो देखो क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है देखिए थोड़ा सा। तो हमारा टॉपिक क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ विथ फील्ड लाइंस। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसका क्वेश्चंस भी आ जाता है। सो लेट, मैंने क्या किया, एक 3 डायमेंशनल बॉडी का एक छोटा सा पार्ट लिया। अब बोलोगे सर 3 डायमेंशन बॉडी ही क्यों, व्हाई? ना देखो, आप एक चार्ज को रखोगे, एक चार्ज, छोटा सा चार्ज, पॉइंट चार्ज को रखोगे। बात सोचो, ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज को रखोगे। लेट ये तो मेरा, सोचो, इमेजिन करो, ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ऐसे पॉइंट चार्ज है ऐसे, ठीक है, ये स्फेरिकल है, सोचो। अब इसका फील्ड लाइंस कैसे आ रहा होगा? यहां से बाहर आ रहा होगा, यहां से। हम आपको बोले हमेशा एक पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है, मतलब वो चारों तरफ 3D में निकलता है, इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, इधर समझ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट स्फेरिकल चार्ज के लिए हमेशा, एक पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है। मतलब यहां पर लेट एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q, तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होंगे, ऐसे निकल रहा होगा चारों तरफ। यू कैन इमेजिन दिस, चारों तरफ ऐसे निकल रहा होगा, चारों तरफ, ठीक है। बट मैंने क्या किया, सारा नहीं लिया, पूरा स्फीयर को कंसीडर नहीं किया, मैंने छोटा सा पार्ट को कंसीडर किया। देखिए, छोटा सा पार्ट को कंसीडर किया, ठीक है, छोटा सा पार्ट को कंसीडर किया। एंड उसको मैंने क्या किया, यहां पे कुछ ऐसे 2 फील्ड ऑफ व्यू लिया, 2 फील्ड ऑफ व्यू लिया। अब देखो, जो फील्ड लाइंस M को पास कर रहा होगा, वही N को पास कर रहा है,
आगे ना, ये एड्स में है, ये एड्स में है, जो फील्ड लाइंस ये एम को पास कर रहा है, जो वही एम को पास कर रहा है कि ना, ये पूरा 3D में है भाई। ये ऐसा है, सोचो यहां पे फील्ड लाइन होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा, बात समझ लो ना। ये ऐसा है, फील्ड लाइन से ऐसे आ रहा है, ठीक है। आप ऐसे सोचो रहे, पहले जो महाभारत देता था ऐसे आशीर्वाद देते थे तो लाइट निकलता था, वैसा ही कह रहे, ऐसे दो है, बट एक छोटा है जो कि पास है और एक बड़ा है जो कि दूर है, एक छोटा है पास। बट देखो एम जो सरफेस है उसमें जितना फील्ड लाइन पास कर रहा है, एम को भी उतना ही फील्ड लाइन पास कर रहे हैं, हाँ कि ना। देखो लेट ये O पॉइंट है एंड इस O से M जो डिस्टेंस है लेट R1 है, एंड O से N जो डिस्टेंस है लेट R2 है, एंड ये जो एंगल है दिस इज सॉलिड एंगल ओमेगा, दिस इज सॉलिड एंगल ओमेगा। अब दिस द एरिया ऑफ M पार्ट कितना होगा, सॉरी द एरिया ऑफ M पार्ट कितना होगा, इक्वल टू, एरिया क्या होता है, सॉलिड एंगल इनटू रेडियस का स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल दोनों के लिए, दोनों एरिया M एंड N के लिए सेम है, सॉलिड एंगल इनटू डिस्टेंस कितना है R1 का स्क्वायर, हाँ ना। वैसे द एरिया ऑफ N पार्ट, जो N पार्ट लिए है, ये N पूरा ये, ठीक है, इसका एरिया कितना है ना, सॉलिड एंगल इनटू R2 का स्क्वायर, हाँ ना बोलो। अब देखो बात समझिएगा अच्छे से, ठीक है। अब देखिए लेट, मेरे को बोला गया है, ध्यान से समझिए, व्हाट इज द फील्ड लाइन डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन डेंसिटी क्या है, डेंसिटी मतलब एनीथिंग, मास बाई एरिया, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई लेंथ, चार्ज बाई एरिया। जैसे चार्ज बाई एरिया किए चार्ज डेंसिटी आएगा, चार्ज बाई वॉल्यूम किए चार्ज डेंसिटी आएगा, वॉल्यूम डेंसिटी आएगा चार्ज का, चार्ज बाई लेंथ किए लेंथ का डेंसिटी, चार्ज का लेंथ लिनियर डेंसिटी आएगा, ठीक है, पिछला लेक्चर में हम पढ़े थे। वैसे ही फील्ड लाइन का डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां पे जाता है, कहां पे कम है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी। कैसे आएगा, ये एम एरिया को कितना फील्ड लाइन पास कर रहा है, लेट, बट देखो जितना फील्ड लाइन एम को पास कर रहा है उतना ही फील्ड लाइंस एन को पास कर रहा है, लेट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया M इक्वल्स टू थ्रू द एरिया N, है कि ना, N इक्वल्स टू लेट स्मॉल n, ठीक है ना। जितना M को पास कर रहा है उतना ही N को पास कर रहा है कि नहीं रे, हाँ कर रहा है, तो मैंने उसको लिया N, लेट N नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, ठीक है। अब बात समझिए, अगर N नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है कितना एरिया में, ओमेगा R1 स्क्वायर में पास कर रहा है, यूनिट एरिया में कितना पास करेगा, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, number of lines of force passing through a unit area is equal to number density, electric field line density, electric field line density, ठीक है। अब पूरा R1 ओमेगा R1 स्क्वायर एरिया में, M का एरिया में N पास कर रहा है, यूनिट एरिया में कितना पास करेगा, वो समझ रहे हो, यूनिट एरिया में कितना पास करेगा ना, यूनिट एरिया में कितना पास करेगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी एट द पार्ट M, मतलब क्या है, the number of electric field lines passing through unit area at part N equals to कितना नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, टोटल एरिया क्या है ओमेगा R1 स्क्वायर। वैसे ही द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी एट द पार्ट
n कितना होगा, नंबर, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग डिवाइडेड बाय एरिया। हाँ कि नहीं, समझ रहे हो ना कुछ गलत हो रहा है बताइए, कुछ अगर डाउट होगा तो भी पूछ सकते हैं। मेरे को यहां पे क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है क्या, घट रहा है क्या, एक्चुअली घट रहा है, तो घट रहा है क्या बोल के ये पूछ रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये बताएगा कि तुम अगर एक पॉइंट चार्ज से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। बात समझ रहे हो, ये कौन बताएगा ना हमें, दिस थ्योरम इज नोन एज कंसिस्टेंसी ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ विथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करेगा कौन ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसी को हम प्रूफ करेंगे। हम क्या प्रूफ करेंगे, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समझ रहे हो ना, विदाउट एनी और कुछ ना लेके हम बस फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को लेके ही ये सब प्रूफ करेंगे। समझ रहे हो, ये तो हम ऑलरेडी प्रूफ किए थे पॉइंट चार्ज के लिए, बट वो सब मैथमेटिकल नहीं करेंगे, हम फील्ड लाइंस को यूज करके नहीं कर रहे। तो दैट इज, ये बोल रहा है कि आप फील्ड लाइन को यूज करके इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूफ कीजिए, ठीक है ना। मेरा डेंसिटी आ चुका है, हाँ कि ना। अब हमें पता, हम देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी एट द पार्ट m इतना ले आए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी एट द पार्ट n ले आए, हाँ कि ना। हमें ये पता है, बात समझिए, हमें ये पता है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा कहां पे होगा, जहां पे फील्ड ज्यादा होगा, फील्ड लाइन ज्यादा होगा, हाँ कि ना, जहां पे चार्ज का वैल्यू ज्यादा होगा। बात समझे मैं क्या बोल रहा हूं, बट यहां पे तो चार्ज एक ही है, हाँ कि ना, यहां पे तो चार्ज हमारा एक ही है, हाँ कि ना, ध्यान से समझिए। मैं यहां पे बोल रहा हूं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टीज में ये पढ़े कि जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ज्यादा होगा जहां पे ज्यादा फील्ड लाइंस होंगे, हम वही पढ़े। मतलब ज्यादा फील्ड लाइंस होना मतलब क्या ना, डेंसिटी ज्यादा होगा। तो हमने ये पढ़ा कि जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। हमने क्या पढ़ा ना, जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसको प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं उसको ना, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ये होता है। मतलब आप ये बोलोगे कि जो E है वो प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी किसका ना, फील्ड लाइंस का। मतलब यहां पे अगर आप E1 इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, यहां पे अगर E2 इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, बात समझिए, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहां का नंबर डेंसिटी, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इसको प्रोपोर्शनल है, जहां का फील्ड वहां का डेंसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमें बताया गया ऐसे, तो हम क्या करेंगे ना, E1 बाई E2, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड 2 का इक्वल टू इसका डेंसिटी डिवाइडेड बाई इसका डेंसिटी। तो m का डेंसिटी क्या है, n बाई ओमेगा r1², n बाई ओमेगा r1²। इसका क्या है, n बाई ओमेगा r2²। n कटेगा, ओमेगा ओमेगा कटेगा, तो क्या बच जाएगा रे भाई ना, n कटा, ओमेगा कटा, तो बचा क्या, r2² बाई r1²। तो क्या बच गया ना, E1 बाई E2 इक्वल्स टू r2² बाई r1²। तो यहां पे E प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया ना, 1 बाई r²। आगे ना भाई, बात समझ रहे हो, तो आगे ना बोलो, बात क्लियर। तो ये हो गया मेरा, देखो E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r² आ गया, तो ये हो गया कंसिस्टेंसी। क्या कंसिस्टेंट है ना, इनवर्स स्क्वायर फील्ड लाइंस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो कैसे दूर जा रहा है, वो वाइड होता जा रहा है। देखो यहाँ पे ज्यादा क्लोज था, वाइड होते जा रहा है, वाइड होने से ये जो फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो घट जा रहा है। बात समझ लो ना, इतना ही मेरे को याद रखना है, इतना ही मेरे को याद रखवाना है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कंसिस्टेंसी ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, गॉस थ्योरम क्या है, वो सभी को लेके पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक वही रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो के लिए आज इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम वगैरह, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।